नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से जुड़े अनामिका शुक्ला प्रकरण ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले योगी सरकार को इन मामलों पर विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए डेडिकेटेड टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के हर शिक्षक का डॉक्यूमेंट चेक करने का निर्देश दिया। हाल ही में शिक्षा विभाग के कुछ मामलों ने विपक्ष को सरकार पर उंगली उठाने का मौका दे दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयागराज में गड़बड़ी सामने आने पर जांच एसटीएफ को सौंपी गई, तो वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम फर्जी नियुक्तियां उजागर होने के साथ ही अनियमितता की परतें खुलती जा रही है। इससे नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित टीम 11 की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में मंत्रियों के दफ्तरों तक से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अफसर ऑल इज वेल बताकर मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के हालात से क्षुब्ध कई बीजेपी विधायक और सांसद भी अब अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। बीजेपी सरकार में जब इनके नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही तो जन सामान्य की क्या सुनवाई होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर गरीबों कमजोरों पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। नौकरियों में भर्ती, टेंडर प्रक्रिया, विभागीय प्रोन्नति के मामले में रोज शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की सुनी जा रही है। पशुधन विभाग में करोड़ों के टेंडर घोटाले पर बोलते हुए सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था और लोग खुलेआम जिस प्रकार से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर रहे थे उसको छुपाने के लिए कुछ लोग आज ट्वीट का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्रियाकलाप आज भी याद हैं, आज भी तमाम प्रकरण ऐसे हैं उनके जिन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वर्तमान सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे डर कर कुछ लोग जो है इस प्रकार के ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई करेगी और हमारी सरकार ने इसमें जो कार्रवाई की है वो इसका का उदाहरण है जो एसटीएफ ने तमाम लोगों को पकड़ा है बगैर किसी पक्षपात के। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति का ही परिणाम है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको आज सबने सराहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्वीट के द्वारा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हर कोई हैरान है। उनकी आत्महत्या की खबर के बाद से हर तरफ से लोग
उनकी मौत पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। इतनी कम उम्र में सफलता के इतने शिखर छूने के बाद जब उनकी ओर सारा देश देख रहा था, उनके जीवन का अंत हुआ है। दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। युवाओं के प्रेरणा स्रोत वो तब बन गए थे जब MS धोनी की फिल्म पे, उनकी बायोपिक पे बनी फिल्म पे उन्होंने MS धोनी का रोल किया था। केदारनाथ भी उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने प्रेरणा दी थी। समझ में नहीं आता, जो दुनिया को प्रेरणा देता रहा वो खुद ये कायरतापूर्वक कदम कैसे उठा सकता है, बड़ा सवाल है। इंतज़ार कर रहे थे लगता है गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कि जब 3,20,000 पहुंच जाएगा तब केंद्र चेतेगी। अरे प्रदेश के साथ कोऑर्डिनेट करके, प्रदेश के को आर्थिक सहायता देकर, प्रदेश को जो भी संभव हो मदद करके भारतवासियों को बचाना चाहिए, चाहे इस प्रदेश में रहे या उस प्रदेश में रहे, है तो भारतवासी। वायरस प्रदेश और जिले की सीमा नहीं देखता। गलती उसी दिन हो गई जब इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं रोकी गई और नमस्ते ट्रंप हुआ, जिसकी वजह से आज भी देश में बढ़ रहा है ये वायरस कोरोना। 15 लाख देने वाली सरकार, सबको रोजगार देने वाली सरकार 47 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी दे गई। रुपए के मुकाबले डॉलर में 60 रुपए से नीचे लाकर, कहाँ 50 के नीचे लाने का वायदा था, 76 रुपए पहुंचा देने वाली सरकार, जो विश्व की 5 बड़ी महाशक्तियों में बनने वाली थी, कोरोना को दूसरे सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीजों के हालात में पहुंचा देने वाली सरकार, चौथे नंबर पर जहां संख्या में हम पहुंच गए हों, ऐसी सरकार से विनम्र अनुरोध है, हवाई सपने देखना बंद करे। पहले कोरोना से इस देश को बचाए, लड़ाई लड़े। देश को इन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने कहा भाई हम तो चुनाव प्रचार में निकल गए बिहार बंगाल, अब तुम आत्मनिर्भर हो, कोरोना से लड़ो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंतजार कीजिए, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कहेंगे कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। और इस पर रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एक भावना तेज गति से बढ़ रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK हिंदुस्तान के साथ मिल जाना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ इसका विलय हो जाना चाहिए। ये तो सही बात है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, तो POK तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, उसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। तो कानूनी दृष्टिकोण से पूरा जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो यदि POK हमारे साथ मर्ज कर जाता है, मिल जाता है, तो ये तो कानूनी दृष्टिकोण से बहुत सही है। इसमें कोई किंतु परंतु व कोई बिंदु कोई नहीं उठा सकता। दूसरी बात ये है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हिंदुस्तान अपने स्वाभिमान पे कभी भी समझौता नहीं करेगा। ये बहुत सही बात है। जो मोदी सरकार है वो बहुत ही सशक्त सरकार है। हम जो स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? स्वाभिमान का मतलब होता है कि हम अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करें और हमारा ज़मीन कोई न ले, छीन न ले। डोकलाम में हमने ये साबित कर दिया, ईस्टर्न लद्दाख में भी हम ये साबित कर रहे हैं। वो ज़माने गए 62 के, वो ज़माने गए जब हिंदुस्तान प्लेट पे परोस के चीन को खाना देता था, तिब्बत देता था, चावल सप्लाई करता था। तिब्बत जब ग्रैब कर रहा था, ले रहा था चीन, तो वो ज़माने गए। अब हिंदुस्तान एक शेर है, एक लायन है जो जाग चुका है, और इस शेर के सामने विश्व की शक्तियाँ जो कुदृष्टि रखती हैं उनको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब 62 का हिंदुस्तान नहीं है, अब एक हिंदुस्तान बहुत सशक्त हिंदुस्तान है। और कोई भी जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को अहित करने की कोशिश करता है, उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा और हम अपने भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह से बचाएंगे। नेपाल ने जो नया मैप बनाया है उसको लोअर हाउस में तो पास कर ही दिया, अब उसने अपर हाउस में भेजा है। जिस तेज गति से नेपाल हरकत कर रहा है, इसका मतलब है कि
कुछ तत्व जो हैं, कुछ ताकतें नेपाल के अंदर हैं जो इस चीज़ से खुश नहीं हैं, और इसीलिए मिस्टर ओली जल्दी कर रहे हैं कि अपर हाउस से भी पास हो जाए। पहली बात तो ये है कि अपर हाउस से पास भी हो जाता है और नेपाल यदि इसको ऑफिशियल मैप घोषित करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि नेपाल अकेले बिना हिंदुस्तान के रजामंदी से नेपाल ने ये काम किया है, तो कानूनी दृष्टिकोण से ये गलत है। सुगोली ट्रीटी 1816 का उसका सम्मान नहीं कर रहा है नेपाल, उसका उल्लंघन कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि नेपाल चीन के इशारे पे नाच रहा है और उसने ये अपना जो मैप है वो बदला है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 1816 में ये संधि सुगोली संधि का हस्ताक्षर हुआ था, तो 204 साल के बाद ये विवाद क्यों नेपाल कर रहा है? यदि नेपाल को कोई आपत्ति थी तो वो 1947 के बाद करता, जब अंग्रेज चले गए थे। तो 1947 से लेके 2020 तक नेपाल चुप क्यों था? ये इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो फॉरेन पावर चीन के इशारे पे नाच रहा है, बट वो भूलता है कि आज का हिंदुस्तान बहुत सशक्त हिंदुस्तान है और वो अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित कर सकता है। लखनऊ में आज वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शिया वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा की गई, तो साथ ही वक्फ बोर्ड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जनपद अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजू देवी ने एएनबी न्यूज से रूबरू होते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कार्यक्रम के तहत सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो वहीं विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचाना, सरकार की नीतियों पर चलना और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए संघर्ष करना हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं जो सरकार को घेर सके। जो कार्यकर्ता है, आपके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? संतोषजनक है। संतोषजनक है जी। और ये बताइए, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश में आई है, तो इसको लेकर आप इस समय सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, तो क्या उससे आपको क्या लगता है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र तक, कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लोग संतुष्ट नजर आ रहे कि नहीं? जी, जब मैं गांव में जाती हूँ तो कुछ लोगों पहुँचती हूँ तो लोग संतुष्ट हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं सरकार की और कहते हैं इनसे हम बहुत संतुष्ट हैं, हमको उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है। उनके माध्यम से, कभी जनता कर्फ्यू के माध्यम से, कभी देशवासियों के लिए जो अपने सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, डॉक्टर बंधु, पत्रकार बंधु, मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार से इस कोरोना जैसी महामारी में अपने आप को देश के नाम समर्पित किया, ऐसे लोगों के सम्मान में जब मोदी जी ने कभी थाली बजाने का काम करवाया तो हमने सहर्ष स्वीकार करके थाली बजाने का काम पूरे देश ने किया। फिर सम्मान में दीपक जलाने का काम किया, तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि आज देश का एक एक नौजवान, एक एक जनमानस अपने मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी जी के साथ खड़ा है। उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, यही राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नाम मेरा संदेश है। मानसून आने वाला है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण बरसात के मौसम में बहुत तेजी से फैलेगा, जिसको लेकर हमारे अमेठी संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सक्सेना से बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर तमाम तरह के दावे समय समय पर किए जाते रहे, लेकिन किसी भी दावे में कोई हकीकत नहीं निकली। पूर्व में यह भी दावा किया जा रहा था कि गर्मी जब भीषण होने लगेगी तब इसका प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन भीषण गर्मी में भी इसका संक्रमण कम नहीं हुआ और ऐसे में बारिश के विषय में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जिस तरह से कोरोना का
पेशेंट भारत में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संभावना ये लगाई जा रही है और कहा भी जा रहा है कि बारिश आने वाली है और बारिश के मौसम में कोरोना के पेशेंट, कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे में क्या एहतियातन हमको बरतना है, इसके लिए आज हम जिला चिकित्सालय अमेठी में हैं और हमारे साथ यहाँ के CMS RK जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या सावधानियाँ बरतें और क्या ये सही है कि इसमें बारिश के मौसम में कोरोना जैसी बीमारी बढ़ सकती है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ऐसा आपका NV न्यूज़ में स्वागत है। क्या ये जो कहा जा रहा है कि बारिश के मौसम में ये कोरोना जैसी बीमारी बढ़ेगी, क्या ये सही है? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते हैं कि ये बीमारी नई है। ये वायरस अभी बिल्कुल नया है। कोविड-19 वायरस जो है 2019 के दिसंबर से ही प्रारंभ हुआ है। अभी इस पे चारों तरफ अध्ययन चल रहा है। जहाँ तक मौसम का सवाल है कि दुनिया के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी बरस रहा है। जैसे इंडिया में मेघालय है, मेघालय में लगातार पानी बरस रहा है। जैसा हम लोग बरसात में यहाँ मौसम पाते हैं, वैसा मेघालय में हमेशा रहता है, लगभग साल भर यही मौसम रहता है, पानी बरसता रहता है। वहाँ पर भी 44 मरीज़ हैं कोरोना के। तो ये कहना कि बरसात में बहुत फैल जाता है, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल ये कहना जल्दबाजी है। तो क्या अभी जो बारिश का मौसम आया है, ऐसे में ये स्प्रेड होगा, तो इसके लिए क्या सुझाव है आपका, कैसे बचाव के क्या तरीके हैं? हाँ, देखिए, जो स्प्रेड का जहाँ तक सवाल है, तो कोरोना वायरस स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उस ड्रॉपलेट से डायरेक्ट कांटेक्ट से, या वो ड्रॉपलेट कहीं सेटल हो गए, उन जगहों पे हम लोग हाथ लगाते हैं या हमारा कोई शरीर का अंग छूता है, फिर वो हमारा इन्फेक्टेड हाथ हमारी आँख में, नाक में, मुंह में लगता है, तब ये वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। हमको इसी चेन को तोड़ के बचाना है। इसी के लिए बार बार हाथ धोने की बात की जा रही है। सार्वजनिक जगहों पे ना थूकें। अगर छींकते हैं तो टिश्यू लगा लें, रुमाल लगा लें या अपनी कोहनी को सामने लगा के छींकें। प्लस जब भी हमारा हाथ कहीं पे टच करता है तो हम लोग या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर उसको हाथ को हम लोग साबुन से धोएं, हैंड वॉश करें। यही साइकिल हमको तोड़ना है। और पानी से या खाने से ये वायरस नहीं फैलता, ये इस्टेब्लिश्ड है। ये हमारे साथ अमेठी जिला अस्पताल के CMS थे डॉक्टर RK सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भ्रांतियां हैं कि बारिश का मौसम आ रहा है, ऐसे में हमारे यहाँ वायरस के संक्रमण बढ़ने की संभावना है। ऐसा इनकी तरफ से तो ऐसा कोई वो नहीं है कि पानी से या बारिश से ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि भारत में भी ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे लगातार बारिशें होती रहती हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होना है। फिर भी इन्होंने सुझाव दिया है कि बारिश के मौसम में ये संक्रमण की बीमारी है, तो हम अपने जो एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से बार बार हाथ को धुलें, सैनिटाइज करें, मास्क का उपयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा इनका कहना है। NV न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। राजकुमार जायसवाल, NV न्यूज़, अमेठी। मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, साथ ही साथ और कई ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले चुका है। राया क्षेत्र के सादाबाद रोड से एक मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसमें से 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कस्बे के नागल रोड को भी हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया। अब मृतक की पत्नी सहित 3 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उप जिलाधिकारी ने सील्ड क्षेत्र का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा राया क्षेत्र में जो पिछले सप्ताह सुरजीत सिंह जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो राया क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस समय यहाँ पर लगभग 9 केस हैं, जिनमें से सुरजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा सुरजीत सिंह के घर के 7 लोग, उनकी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके अलावा एक और डॉक्टर जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो कुल मिलाकर इस समय राया क्षेत्र में 9 केस कोरोना पॉजिटिव के हैं। तो मेरे द्वारा यहाँ स्थानीय क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और मेरे साथ यहाँ के थानाध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा वो भी उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी को काफ़ी चीज़ों को लेकर निर्देशित किया गया, सैनिटाइजेशन होता रहे, आसपास के लोगों को उनसे समस्याओं का जायज़ा लिया गया कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। सभी घरों में होम डिलीवरी के लिए जितने भी नंबर हैं वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं। सभी लोग अपने घरों से ही जितने भी आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं, जैसे कि राशन, दूध, फल, सब्जी इत्यादि, उनको घर पर ही मंगवा कर शासन प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। और आशा है कि राया क्षेत्र में जो इतने पॉजिटिव हैं
और इसमें अधिक इजाफा ना हो, ताकि इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी हॉटस्पॉट में किया जा सके। संभल जनपद के राधा गोविंद क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सेंटर में गंदगी ही गंदगी है। यहां तक कि सेंटर में रखे बेड भी टूटे नजर आ रहे हैं। बिजली की भी यहां कोई सुविधा नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने खराब खाना और चाय देने की शिकायत की। जब इस वीडियो के वायरल होने के बाद डीएम से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले से एसडीएम को अवगत करवा दिया गया है और स्थानीय डॉक्टर को भी जांच को भेजा गया है। ये पूरा मामला संभल के चंदौसी के राधा गोविंद क्वारंटीन सेंटर का बताया जा रहा है। हम 13 तारीख में यहाँ आए हैं। 13 तारीख से लेके अभी तक आप इतने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, 2 दिन से, क्या आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या शाम का खाना अब तक आया या नहीं? सुबह को चाय आती है, बिना दूध की काली चाय आती है सुबह को 8-9 बजे। उसके बाद में दोपहर को बहुत ख़राब और 4th क्लास का खाना आता है, जिसको कोई भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं है और उसको देख के ही मतलब मन नहीं करता। इसमें हमारे एक मेंबर की खाना खाने से तबीयत भी ख़राब हो चुकी है और इमरजेंसी में उनको दवाई दी गई रात, और जिस वजह से आप यहाँ की सफाई से, जो सफाई गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बिजली नहीं है, यहाँ इसी क्वारंटाइन से खुश हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन के चलते बस्ती में फंसे छत्तीसगढ़ के 3000 प्रवासी श्रमिकों को रेलवे के माध्यम से उनके जनपद भेजा गया। लॉकडाउन के चलते जिले के विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करने आए रायपुर के हजारों श्रमिक परिवार के साथ जिले में 3 माह से फंसे हुए थे। ईंट भट्टे पर काम न होने और दिक्कतों को देखते हुए जिले के ईंट भट्टा संघ ने सभी को घर भेजने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन से बातचीत के बाद सभी श्रमिकों को 2 विशेष श्रमिक ट्रेन के जरिए उनके घर भेजा गया। अच्छा, यहाँ क्या करते थे? भट्टे पे ईंट पथाई करते थे। ईंट पथाई करते थे अमरौली। अच्छा, बस्ती में। हाँ। तो अभी कितने दिन बाद घर जा रहे हो? हम लोग तो अभी आए थे, लॉकडाउन के पहले आए थे। लॉकडाउन के पहले आए थे। हाँ। तो लॉकडाउन के बाद अब घर जा रहे हो? अब घर जा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? लखनलाल साहू। क्या ये ट्रेन से आप लोग को भेजा जा रहा है? हाँ सर। खाने पीने की व्यवस्था दी गई है? हाँ सर। छत्तीसगढ़ रायपुर। अच्छा, यहाँ क्या करते थे बस्ती में? भट्टे में काम करते थे। कितने दिन से थे यहाँ पर? 5.5 महीने। हाँ, 5.5 महीने। अच्छा, लॉकडाउन में फंसे थे तुम लोग? हाँ। अब जा रहे हो अपने घर? हाँ। तो क्या ट्रेन की व्यवस्था हुई है? हाँ, ट्रेन से। क्या नाम है तुम्हारा? ट्रेनें यहाँ से रवाना की जा रही है। कितने श्रमिक हैं सर ये यहाँ पे क्या करते थे और कैसे उनको रवाना किया जा रहा है यहाँ से? आज के लिए जो स्पेशल ट्रेन मांगी गई थी वो दोनों ट्रेनें मिल गई हैं। एक ट्रेन इस समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। 11:30 बजे के आसपास दूसरी ट्रेन आने वाली है। इसमें से हमारे जनपद में भट्टा संघ के लोगों ने ट्रेनों की मांग किया था। इसके बाबत इन लोगों ने धनराशि भी जिला प्रशासन के माध्यम से जमा करा दी थी। तो इन 2 ट्रेनों में कुल 3000 भट्टा श्रमिकों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में जाना है। तो ये ट्रेनें जो जाएंगी रायपुर जनपद तक के लिए अनुबंधित की गई हैं और उसी हिसाब से इनका किराया भी जमा कराया गया है। कैसे सारे जो यात्री उनके टिकट्स दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक यात्री को टिकट दिया जाए। उधर औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की सरेआम गुंडई देखने को मिली। यह युवक सरेआम तमंचा लहराते हुए चलता है और हद तो तब हो गई जब इस युवक ने गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति की दुकान को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं इस युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस सरेआम इसे संरक्षण दे रही है। आए दिन इस दबंग युवक के द्वारा लोगों के साथ मारपीट की जाती है। अब एक कार्यक्रम में डांस के दौरान खुलेआम तमंचे से फायर कर तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला देवियापुर थाना क्षेत्र के केंजरी गांव का है। देवियापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव केंजरी है। वहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर यह आरोप लगाया था कि लोग झुंड में आए और यहाँ पर मारपीट किए, गोलीबारी का भी उन्होंने आरोप लगाया था। दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर यह आरोप लगाया कि साहब इन्होंने हमारी दुकान है गुमटी है उसको जला दिया।
दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और अन्य की तलाश जारी है। उसी के पश्चात एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो नवंबर 2019 का है, जिसमें एक पक्ष का मोंटी अवस्थी है जिसका जन्मदिन होना बताया जा रहा है और उसी जन्मदिन में दूसरे पक्ष का मोंटी कठेरिया तमंचा लड़ाते हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अब मोंटी कठेरिया की तलाश जारी है, टीमें लगा दी गई हैं। मोंटी अवस्थी ने भी यह वीडियो अब तक क्यों नहीं पुलिस को दिखाया या कैसे यह वीडियो वो छिपा के रखा था, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।